जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंच पर। आज हम एक कहानी को पढ़ेंगे। यह कहानी भीष्म साहनी द्वारा लिखी गई एक बहुत ही प्यारी और भावुक कहानी है। यह छोटी छोटी चीजों और जीवों के लिए प्यार करना और दया की भावना सिखाती है। जो यह कहानी है वो NEP 2020 के लागू होने के बाद आई हुई NCERT की न्यू बुक यानी कि नई बुक जो है, नई किताबें हैं, कक्षा 8 की हिंदी की किताब मल्हार का दूसरा पाठ है, जिसका नाम है दो गोरैया। तो चलिए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। अगर जिन बच्चों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। चलो बेटे स्टार्ट करते हैं। तो कहानी का परिचय है। वो एक ऐसे गांव के माहौल में हो है या सेट किया गया है जहाँ दो गोरैया और उनका घोंसला कहानी का एक खास हिस्सा बन जाता है। कहानी एक बच्चे यानी लेखक और उसकी माँ के माध्यम से दिखाई गई है, जो गोरैया के लिए बहुत प्यार और चिंता रखते हैं। कहानी की शुरुआत में लेखक बताता है कि उनके घर में मुख्य रूप से तीन व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं यानी कि लेखक। हालांकि पिताजी का मानना है कि उनका घर एक सराय बना हुआ है, जिसका अर्थ है कि ऐसी जगह जहाँ लोग आकर ठहरते हैं और वे स्वयं वहाँ केवल मेहमान हैं। उनके अनुसार घर के असली मालिक कोई और है। पिताजी की परेशानी का इस बात का कारण है कि घर में रहने वाले अनेक जीव जंतु जो उन्हें बहुत परेशान करते हैं। ठीक है, आइए कहानी को विस्तार से समझते हैं। लेखक कहता है कि घर में हम तीन ही व्यक्ति रहते हैं, जिसमें माँ है, पिताजी हैं और मैं यानी कि लेखक स्वयं। पर पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है। सराय बना हुआ का मतलब है कोई भी घर में आ जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। हम तो जैसे यहाँ मेहमान हैं, हमें लग रहा है कि जैसे हम यहाँ पर मेहमान बनकर ठहरे हुए हैं। मालिक तो कोई और है, घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं। आंगन में आम का पेड़ है। लेखक बताता है कि घर के बाहर एक आंगन है, तो उसमें एक आम का पेड़ है। उस पर तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। डेरा डाले रहते हैं मतलब यहाँ पर रहते हैं आकर। यहाँ पर इस पर आम के पेड़ पर अनेक प्रकार के पक्षी रहते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है, पिताजी कहते हैं कि वह सीधा हमारे घर पहुंच जाता है। पिताजी का मानना है कि मानो कोई पक्षी पहाड़ों से आया, घाटियों से आया या इधर उधर से आया, तो सबसे पहले उन्हें हमारा ही घर दिखाई देता है। ठीक है, और सीधा वो हमारे घर चला आता है, जैसे हमारा घर का पता लिखवा कर ले आया हो। जैसे वह उसे पता हो कि पहले कि वो उस पक्षी को कि वो उसे हमारे घर ही पहुंचना है। यहाँ कभी तोते पहुंच जाते हैं, तो कभी कौवे और कभी तरह तरह की गोरैया वहां पर पहुंच जाती है। तो लेखक कहता है कि कभी यहाँ पर तोते पहुंच जाते हैं, कभी गोरैया पहुंच जाते हैं, और यहाँ पर कभी 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 शोर मचाते हुए गोरैया पहुंच जाती है। ठीक है बेटे, आगे देखो। मचता है कि कानों में पर्दे फट जाए, यानी कि शोर इतना मचता है कि जैसे कानों के पर्दे फट जाए, इतना चिल्लाते हैं वहां पक्षी पेड़ों पर बैठकर। पिताजी पर सहन नहीं होता और बहुत ज्यादा शोर मचने के कारण वे परेशान हो जाते हैं। पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं, और लोगों का मानना है कि जब चिल्लाते हैं पक्षी, तो वो कहते हैं कि यहाँ पर ये पक्षी है ना, ये चिल्ला रहे नहीं रहे हैं, मतलब कि ये गा रहे हैं। घर के अंदर भी यही हाल है और घर के अंदर भी यही हाल है। पक्षी पेड़ों पर तो रहते ही रहते हैं। हमारे आंगन में जो पेड़ है, लेखक कह रहा है कि जो हमारे आंगन में पेड़ है आम का, उस पर तो पक्षी रहते हैं, लेकिन घर में भी आ जाते हैं, घर में भी रहते हैं। बीसियों तो चूहे बसे हैं कि हमारे घर में कम से कम बीसियों चूहे बसे हैं, चूहे रहते हैं। रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं, वो रात भर वो इधर से उधर भागते फिरते हैं। ठीक है, उनके घूमने फिरने की आवाज आती है रात में। वह धमा चौकड़ी मचाते हैं कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। इन्हीं के कारण, देखा कहता है कि इन्हीं के कारण चूहों के जो घूमते रहते हैं इधर उधर, तो हम सो भी नहीं पाते। बर्तन गिरते हैं, डिब्बे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं। एक चूहा अंगीठी के पीछे बैठा, मतलब बैठना पसंद करता है, शायद बूढ़ा है, उसे सर्दी बहुत लगती है। एक
दूसरा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है। तो लेखक बता रहे हैं कि जब हम चूहे को देखते हैं तो रात में उठकर, तो एक अंगीठी के पीछे बैठा है, ऐसा प्रतीत होता है कि वह बूढ़ा है और उसे सर्दी लग रही है। और दूसरा बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद करता है। इस तरह के चूहे हैं। उसे शायद गर्मी बहुत लगती है। बिल्ली हमारे घर में रहती तो नहीं, मगर घर उसे भी पसंद है। ये बिल्ली भी आती है, लेकिन हमारा घर उसे पसंद नहीं है, इसलिए हमारे घर में नहीं रहती। कभी कभी वो झांक जाती है हमारे घर में। ठीक है बेटे, आगे देखो। मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई। लेखक का कहना है कि बिल्ली का मन करता है तभी आती है जब उसका हमारे घर दूध पीने का मन करता है। मेहमान आया तो वह बाहर से ही फिर आऊंगी कहकर चली जाती है। शाम पड़ते ही दो तीन चमगादड़ कमरे के आर पार फैलाए कसरत करते नजर आते हैं। तो फिर जैसे शाम होती है तो दो तीन चमगादड़ आ जाते हैं और इधर उधर घर के आसपास या घर में घूमते रहते हैं। घर में कबूतर भी हैं। दिन भर गुटर गु का संगीत सुनाई देता रहता है। वो जैसे गुटर गु करते रहते हैं तो ऐसा लगता है कि वो संगीत सुना रहे हैं। तो हमेशा हमारे घर में कबूतर भी रहते हैं। इतने पर ही बस नहीं, घर में छिपकलियां भी हैं और बर्रे भी हैं और चींटियां तो जैसे फौज की ही छावनी डाले हुए हैं। ठीक है, ये छावनी वो होती है बेटे जहां पर फौजियां एक जो फौजी होते हैं वो इकट्ठा रहते हैं। ठीक है। अब अब एक दिन दो गोरैया सीधी अंदर घुस आई। तो एक दिन क्या हुआ कि दो गोरैया हमारे घर के अंदर आ गई और बिना पूछे उड़ उड़कर मकान देखने लगी। ऐसा लगा कि जैसे वो हमारा मकान देखने आई। जब दो गोरैया घूम घूम कर मकान को देख रही थी तो पिताजी कहने लगे कि मकान का निरीक्षण कर रही हैं कि उनके रहने योग्य या नहीं, कि यह जो घर है कि उनके रहने योग्य है या नहीं। कभी वे किसी रोशनदान पर जा बैठती तो कभी खिड़की पर। फिर जैसे आई थी वैसे ही उड़ भी गई, पर देख कर चली गई। कभी यहाँ पर बैठी रोशनदान पर, कभी खिड़की पर, और आकर देखकर घर को चली गई। पर 2 दिन बाद हमने क्या देखा कि बैठक की छत पर लगे पंखे के गोले में उन्होंने अपना बिछवाना बिछा लिया। यानी कि वो अब घर पर आकर रहने लगी पंखे के ऊपर। ठीक है। और सामान भी ले आई, और अपने साथ सामान भी ले आई, और मजे से दोनों बैठी गाना गा रही हैं। दोनों गोरैया क्या कर रही हैं, अब गाना गा रही हैं बैठकर। ऐसे लग रहा कि जैसे ये घर उनका हो। जाहिर है उन्हें घर पसंद आ गया था। दोनों गोरैया को यह घर अब पसंद आ गया था। माँ और पिताजी दोनों सोफे पर बैठे उनकी ओर देखे जा रहे थे। मेरे मम्मी पापा, लेखक कह रहे हैं कि मेरे मम्मी पापा बैठकर दोनों यानी कि गोरैया को देख रहे थे। थोड़ी देर बाद माँ सिर हिलाकर बोली पिताजी से, अब तो ये नहीं उड़ेंगी। उन्होंने कहा कि अभी उड़ने वाली नहीं है, यानी कि ये जाने वाली नहीं है। पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, यानी कि अगर तुम इन्हें पहले भगा देते तो ये चली जाती। अब बिल्कुल भी नहीं जाएंगी। अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है कि अब यहाँ से वो जाने वाली नहीं है। आगे देखिए। इस पर पिताजी को गुस्सा आ गया। यह बात सुनकर माँ की पिताजी गुस्से में बोले। वे उठ खड़े हुए और बोले, देखता हूँ ये कैसे यहाँ रहते हैं। मैं भी देखता हूँ कि ये गोरिया यहाँ पर कैसे रहते हैं। गोरिया मेरे आगे क्या चीज है, कि मेरे आगे ये गोरिया क्या चीज है, मैं अभी निकाल कर इन्हें बाहर करता हूँ। छोड़ो जी, माँ बोलने लगी, छोड़ो जी। चूहे को तो निकाल नहीं पाए कि आज तक तुम एक छोटे से चूहे को तो निकाल नहीं पाए, अब चिड़ियों को निकालोगे। माँ ने व्यंग से कहा। ये व्यंग कहा पिताजी के ऊपर। माँ कई बात व्यंग में कहे तो पिताजी उबल पड़ते हैं, कि अगर माँ मजाक में या व्यंग में कोई बात कह देती है तो पिताजी गुस्सा हो जाते हैं, उबल पड़ते हैं, मतलब गुस्सा हो जाते हैं। वे समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। वह फौरन उठ खड़े हुए और पंखे के नीचे जाकर जोर से ताली बजाई। उन्होंने उन दोनों गोरैया को उड़ाने के लिए क्या किया, वे जल्दी से खड़े हुए पंखे नीचे गए और तालियां बजाई जोर जोर से। माँ पिताजी गोरैया को भगाने के लिए मुंह से सू सू कहा, बाहें झुलाई, फिर खड़े खड़े
कूदे कूदने लगी, मतलब अपनी जगह पर वो कूदने लगे। कभी भाई झुलाते, कभी शू शू करते। चिड़िया को भगाने की वो कोशिश करने लगे, यानी कि गौरैया को भगाने की वो कोशिश करने लगे। गौरैया ने घोंसले में से सिर निकालकर नीचे की ओर जाकर देखा और दोनों एक साथ चींची करने लगी। अब जब उनके पिताजी यानी कि लेखक के पिताजी गौरैया को भगाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे थे, तो क्या क्या गौरैया ने अपने घोंसले से सिर निकाल कर देखा और फिर वो चीं चीं करने लगी और माँ खिलखिलाकर हंसने लगी। यह देखकर माँ बहुत जोर से हंसी, यानी कि खिलखिलाकर हंसी। पिताजी को गुस्सा आ गया, यह देख कर कि माँ हंस रही है, पिताजी को और ज्यादा गुस्सा आ गए। इसमें हंसने की क्या बात है, वो माँ से बोले कि तुम हंस क्यों रही हो, इसमें हंसने की क्या बात है। माँ को ऐसा मौके पर ऐसे मजाक सूझता है, हंसकर बोली, यानी कि माँ हमेशा ऐसे मौके पर हंसती है। और वो हंसकर बोली, चिड़िया एक दूसरे से पूछ रही है कि ये आदमी कौन है और नाच क्यों रहा है। और एक व्यंग के तौर पर कहने लगी, मजाक के तौर पर, कि चिड़िया आपस में बात कर रही है कि ये आदमी कौन है जो नाच रहा है, हमारा मनोरंजन कर रहा है। तब पिताजी को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और वे पहले से भी ज्यादा ऊंचा कूदने लगे। अब उन्होंने ठान लिया कि अब इन गौरैया को यहाँ से भगाना ही है। गौरैया घोंसले में से निकलकर दूसरे पंखे के डहने पर जा बैठी, यानी कि दूसरे पंखे के पर जाकर बैठ गई। उन्हें पिताजी का नाचना जैसे बहुत पसंद आ रहा था। अब उन्हें लग रहा था कि जैसे पिताजी इस तरह से वो हरकतें कर रहे थे, यानी कूद कूद कर चिड़िया को भगा रहे थे। चिड़िया सोच रही थी, यानी कि गौरैया सोच रही थी कि वो नाच रहे हैं, तो वह उन्हें पसंद आ रहा था। माँ फिर हंसने लगी, माँ को फिर हंसी आई। ये निकलेंगी नहीं जी, अब इन्होंने अंडे दे दिए हैं, अभी यहाँ से कहीं जाने वाली नहीं है, क्योंकि इन्होंने अब यहाँ पर अंडे दे दिए हैं। पिताजी कहते हैं, निकलेगी कैसे नहीं। पिताजी बोले, और बाहर से लाठी उठा लाए, और यह कहकर बाहर गए और बाहर से लाठी उठा लाए उन गौरैया को भगाने के लिए। इसी बीच गौरैया फिर घोंसले में जा बैठी थी। इस दरमियान जब वो बाहर गए थे, तभी आकर गौरैया अपने घोंसले में आकर बैठ गई। उन्होंने लाठी ऊंची उठाकर पंखे के गोले को टकोरा, मतलब हिलाया, तो ची ची करती गौरैया उड़कर पर्दे के डंडे पर जा बैठी। वो निकलकर वहां से चिड़िया क्या करा, पर्दे के डंडे पर जाकर बैठ गई। इतनी तकलीफ की क्या जरूरत थी, पंखा चला देते तो ये उड़ जाती। माँ ने हंसकर कहा। माँ बोले कि अगर तुम्हें चिड़िया ये गौरैया भगानी ही थी तो पंखा चला देते, उड़कर अपने आप चली जाती। पिताजी लाठी उठाए पर्दे के डंडे की ओर लपके, यानी कि पर्दे के डंडे पर जो गौरैया बैठी थी उस ओर लपके, उस ओर चले। एक गौरैया उड़कर किचन के दरवाजे पर जा बैठी, दूसरी सीढ़ियों वाले दरवाजे पर, दोनों वहां से उड़कर दूसरी जगह चली गई। माँ फिर हंसी दी, यह देखकर माँ फिर हंस पड़ी। तुम तो बड़े समझदार हो जी, सभी दरवाजे खुले हैं और तुम गौरैया को बाहर निकाल रहे हो, ऐसे कैसे जाएंगे। एक दरवाजा खुला छोड़ो, बाकी दरवाजे बंद कर दो, तभी ये यहाँ से निकलेंगी, तभी यहाँ से जा पाएंगी, नहीं तो एक दरवाजे से जाएंगी या दूसरे दरवाजे से आ जाएंगी। आप पिताजी ने मुझे छिड़क कर कहा, यानी कि लेखक को कहा, तू खड़ा क्या देख रहा है बे, जा दोनों दरवाजे बंद कर दे जल्दी से। फिर मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, केवल किचन वाला दरवाजा खुला रहा। पिताजी ने फिर लाठी उठाई और गौरैया पर हमला बोल दिया। गौरैया को भगाने के लिए दोबारा से वो गौरैया की तरफ झपट पड़े। एक बार तो झूलती लाठी माँ के सिर पर लगते लगते बची। जब वो गौरैया को बचा रहे तो ऐसे लगा, प्रतीत हुआ कि माँ के सिर में लाठी ना लग जाए। बड़ी मुश्किल से माँ बच पाई। चींची करती चिड़िया कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह जा बैठती, लेकिन वो घर से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रही थी। कौन, गौरैया। आखिर दोनों किचन की ओर खुलने वाले दरवाजे में से बाहर निकल गई। हार थक कर वो दोनों गौरैया जो किचन का दरवाजा खोला छोड़ा था उसमें से बाहर निकल कर चली गई। माँ तालियां बजाने लगा, अरे वाह, तुमने तो इन गौरैया को आखिरकार बाहर निकाल ही दिया घर से। पिताजी ने लाठी दीवार के सहारे टिका कर रख दी और छाती फैलाई कुर्सी पर आ बैठे, ऐसे बैठे कि जैसे बहुत बड़ा काम कर दिया, इतनी इत्मीनान से कि अब दोबारा से गौरैया नहीं आएगी। आज दरवाजे बंद रखो, उन्होंने हुक्म दिया। पिताजी ने बोला कि आज सारे दरवाजे बंद करो जिससे गौरैया ना सके।
एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी। तभी पंखे के ऊपर से ची ची की आवाज सुनाई पड़ी और माँ खिलखिलाकर हंस दी। अरे, मैंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा, दोनों गौरैया फिर से अपने घोंसले में मौजूद थी। यानी कि लेखक कह रहा है कि जब जब ची ची की आवाज आई तो मैंने ऊपर देखा घोंसले की तरफ, तो दोनों चिड़िया बैठी वहां पर ची ची कर रही थी और माँ यह देखकर बहुत जोर से हंस पड़ी। फिर दरवाजे के नीचे से आ गई है, माँ बोली। लगता है कि गौरैया दरवाजे के नीचे से आ गई। मैंने दरवाजे के नीचे देखा, सचमुच दरवाजे के नीचे थोड़ी थोड़ी जगह खाली थी जिसमें से वो चिड़िया आई थी। पिताजी को फिर गुस्सा आ गया। माँ मदद तो करती नहीं थी, बैठी हंसी जा रही थी। कि माँ पिताजी की मदद तो करने से रही और ऊपर से हंस रही थी। बड़ी मुश्किल से तो पिताजी ने इन गौरैया को बाहर निकाला था, फिर भी आ गई। यह देखकर पिताजी और गुस्सा हो गए। अब पिताजी गौरैया पर पिल पड़े, ज्यादा गुस्से में की तरफ गौरैया की तरफ गए। उनने दरवाजे के नीचे कपड़े ठूस दिए। मतलब कि पिताजी ने दरवाजे के नीचे जहां से वो आई थी वहां पर भी कपड़े से ठूस दिया, उस जगह को बंद कर दिया ताकि कहीं कोई छेद बच ना जाए जिससे वे चिड़िया दोबारा ना आ सके। और फिर लाठी झुलाते हुए उन पर टूट पड़े। किन पर? गौरैया पर टूट पड़े। चिड़िया ची ची करती फिर बाहर निकल गई, पर थोड़ी ही देर बाद वे फिर कमरे में मौजूद थी। अब की बार वे रोशनदान में से आ गई थी जिसका एक शीशा टूटा हुआ था। पिताजी ने पूरी कोशिश की उन्हें बाहर निकालने की घर से, लेकिन वो किसी न किसी तरह घर के अंदर चली आती थी। देखो जी, चिड़ियों को मत निकालो, माँ ने अब की बार गंभीरता से कहा। माँ ने बोला, देखो, लेखक बता रहा है कि पिताजी से बोला माँ ने कि देखो, चिड़िया को बाहर मत निकालो, बहुत हो गया। अब तो इन्होंने अंडे भी दे दिए होंगे, अब ये यहाँ से नहीं जाएंगी। आप इन्हें क्यों भगाने के पीछे लगे हुए हो? क्या मतलब? पिताजी ने कहा। मैं कालीन बर्बाद करवा लूं जो मैंने यहाँ पर बिछा रखी है? क्या इन चीजों को बर्बाद करवा लूं? पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूस दिया और फिर लाठी झुला कर एक बार फिर चिड़ियों को खदेड़ने लगे। कि चिड़ियों को खदेड़ने लगे यानी कि भगाने लगे। ठीक है बेटे, आगे देखो। अब जो गौरैया हैं दोनों पिछले आंगन की दीवार पर जा बैठी। जब उन्हें रास्ता नहीं मिला घर पे आने का, तो वो आंगन की दीवार, जो पीछे आंगन की दीवार है उस पर जाकर बैठ गई। इतने में रात पड़ गई, रात हो गई। हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए। जाने से पहले मैंने आंगन में जाकर देखा, चिड़िया वहीं पर, मतलब वहां पर नहीं थी। लेखक कह रहा है कि जो मैंने चिड़िया को देखा कि वहां पर है नहीं है, वहां पर वो चिड़िया दिखाई नहीं दी। मैंने समझ लिया कि उन्हें अकल आ गई है, यानी कि उन्हें वो समझ गई है कि अब इन्हें यहाँ पर घुसने नहीं जाएगा। अब इन्हें कोई और दूसरा ठिकाना देखना पड़ेगा। अपनी हार मानकर किसी दूसरी जगह चली गई होंगी चिड़िया। दूसरे दिन इतवार था। जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो वे फिर से मौजूद थी। कौन? गौरैया, दोनों गौरैया। अगले दिन इतवार था, छुट्टी का दिन था, और मजे से बैठी मल्हार गा रही थी, गीत गा रही थी, ऐसे लग रहा था। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली। उस दिन उन्हें गौरैया को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी और जल्दी से उन गौरैया को बाहर निकाल दिया। अब तो रोज यही कुछ होने लगा। दिन में तो वे बाहर निकाल दी जाती, पर रात के वक्त जब हम सो रहे होते तो ना जाने किस रास्ते से वे अंदर घुस आती। पिताजी परेशान हो उठे। आखिर कोई कहाँ तक लाठी झुला सकता है? उनकी लाठी लेकर कहाँ तक इनको भगाए? और वो बार बार गौरैया क्या करती, किसी न किसी रास्ते से घर के अंदर घुस आती। पिताजी बार बार कहे, मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ। ये बोल, पिताजी भी हार मानने वाले नहीं थे लेखक के, तो वो कह रहे कि मैं इनको बाहर निकाल कर ही दम लूंगा। पर आखिर वह भी तंग आ ही गए थे। आखिरकार बाद में वो भी तंग आकर थक गए थे चिड़िया को बाहर निकालते निकालते। आखिर जब उनकी सहनशीलता चुक गई तो वे कहने लगे कि वह गोरैयों का घोंसला नोच कर निकाल देंगे। अब इन्हें जितना ज्यादा गुस्सा आ गया कि उन्होंने सोचा कि इन गोरैयों के घोंसले को ही निकाल कर मैं बाहर फेंक दूं। और वह फौरन ही बाहर से एक स्टूल उठा लेकर आए इन गोरैयों के घोंसले को निकालने के लिए। घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए घोंसला निकालने के लिए कि मैं आज इनको चिड़िया को यहाँ से भगा कर ही रहूंगा।
ना रहेगा घोंसला, ये ना ही चिड़िया ये अंदर आएंगे। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से में कहा। गुस्से में कहा, अगर किसी व्यक्ति को अगर बाहर निकालना हो तो सबसे पहले उसका घर तोड़ दो, वह अपने आप स्वयं चला जाएगा। तो यहाँ पर ये कहावत पिताजी ने कही कि मैं चिड़िया के घोंसले को ही बाहर निकाल दूंगा तो चिड़िया फिर यहाँ पर नहीं आएंगी। घोंसले में से अनेक तिनके बाहर की ओर लटक रहे थे। गौरैया ने सजावट के लिए मानो झालर टांग रखी थी। पिताजी ने लाठी का सिरा सूखी घास के तिनकों पर जमाया और दाईं ओर से खींचा। दो तिनके घोंसले में से अलग हो गए और फरफराते हुए नीचे उतरने लगे। अब उन पिताजी इस घोंसले को नीचे उतार रहे थे, तो जब उतार रहे थे तो घोंसले से दोनों तरफ तिनके लटके हुए थे। ऐसे लग रहा था जैसे झालर लटक रही हो, चिड़ियों ने अपने घोंसले को सजा रखा हो। आगे देखे। चलो, दो तिनके तो निकाल गए, माँ हंसकर बोली। अब बाकी 2000 भी निकल जाएंगे। कि अब दो तिनके तो निकल गए घोंसले में से, बाकी भी निकल जाएंगे, माँ ने हंसकर जवाब दिया। तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा और मुझे दोनों गोरैया नजर आई। लेखक कह रहा है कि तभी मैंने बाहर देखा और मुझे दोनों गोरैया आंगन में बाहर नजर आ रही थी। दोनों चुपचाप द्वार पर बैठी थी। इसी बीच दोनों कुछ कुछ दुबला गई थी, कुछ कुछ काली पड़ गई थी। अब वे चहक भी नहीं रही थी। अब वे तो ऐसे लग रहा था वो कितनी दुखी हैं। इन गोरैया को, लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था। अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनकों के ऊपर रखकर मैं रखे रखे घुमाने लगे। इससे घोंसले के लंबे लंबे तिनके लाठी के सिरे के साथ लिपटने लगे। फिर लिपेटते गई और घोंसला लाठी के इर्द गिर्द खींचता चला चला आने लगा था। अब वहां से वो घोंसले को निकाल रहे थे। घोंसले के अंदर उन्होंने लाठी का सिरा लगाया और घोंसले को अपनी तरफ खींचने लगे। फिर वे खींच खींच कर लाठी के सिरे के इर्द गिर्द लपेटे जाने लगा। सूखी घास और रुई के फाहे और धागे और तिंगलियां लाठी के सिरे पर लिपटने लगी। तभी सहसा जोर की आवाज आई, ची 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 ची। जब वो घोंसले को निकाल रहे थे लाठी के माध्यम से, लाठी के सहारे, तो तभी चींची की आवाज आई जोर जोर से। ताजी के हाथ ठिठक गए, एकदम रुक गए। यह क्या क्या गोरैया लौट आई है? उन्हें लगा कि क्या गोरैया लौट आई है, अभी तो बाहर थी। मैंने झट से बाहर की ओर देखा, नहीं, दोनों गोरैया बाहर दीवार पर गुमसुम बैठी है। तो मैंने कहा पिताजी से, लेखक बोल रहा है कि नहीं, दोनों गोरैया बाहर ही हैं, वो तो गुमसुम सी उदास सी बैठी हुई है बाहर दीवार पर। ची 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 ची, फिर आवाज आई, फिर से दोबारा से ची ची की आवाज आई। मैंने ऊपर देखा, लेखक कह रहा है कि मैंने ऊपर देखा, पंखे के गोले के ऊपर से नन्ही नन्ही गोरैया सिर निकाले नीचे की ओर देख रही थी। अब उन गोरैया के बच्चे थे, वो जो छोटे थे, और वही चींची करके और चींची किए जा रहे थे। अभी भी पिताजी के हाथ में लाठी थी और उस पर लिपटा घोंसले का बहुत सा हिस्सा था। नन्ही नन्ही दो गोरैया थी जो घोंसले में बैठी हुई थी। वे अभी भी झांके जा रही थी, नीचे देख रही थी और चींची करके मानो अपना परिचय दे रही थी कि हम आ गई हैं, हम आ गई हैं, हमारे माँ बाप कहाँ हैं, हमें बताइए, हम आ गई हैं। इस तरह से ऐसा लग रहा था। मैं अवाक उनकी ओर देखता रह गया। लेखक कह रहा कि मैं अवाक रह गया, उनको देखता रह गया। फिर मैंने देखा पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर आए हैं और अब और घोंसले के तिनकों में से लाठी निकालकर उन्होंने लाठी को एक ओर रख दिया। अब वो घोंसला नहीं उतार रहे थे, अब लाठी को भी उन्होंने एक तरफ रख दिया था। चिड़ियों मतलब जो गोरैया उनके छोटे बच्चों को देखकर, और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए। इसी बीच माँ कुर्सी पर से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए। नन्ही चिड़िया अभी भी हाफ हाफ कर चिल्लाई जा रही थी और अपने माँ बाप को बुला रही थी। वो दोनों नन्ही चिड़िया जो थी गोरैया, वो चिल्ला रही थी, चींची की आवाज कर रही थी। जैसे लग रहा था कि जैसे वो अपने माँ बाप को बुला रही हो। और इसी बीच लेखक की माँ ने सभी दरवाजे खोल दिए थे, जिससे कि वे दोनों बाहर जो गोरैया बैठी हुई हैं उदास हैं, वो आकर अपने बच्चों से मिल सके। उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए और चींची करते उनसे जा मिले और उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चूगा डालने लगे। अब जैसे ही दरवाजे खुले तो वो दोनों चिड़िया जो बाहर बैठी थी गोरैया, वो अंदर आए और अपने बच्चों को
दाना खिलाने लगी, चूगा डालने लगी। माँ, पिताजी और मैं उनकी ओर देख रहे थे। कमरे में फिर से शोर होने लगा था, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुरा रहे थे। उन गोरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनमें आपस में, बच्चों में और गोरे में कितना प्यार है, तो यह देखकर धीरे धीरे वो मुस्कुरा रहे थे। ये कहानी है भीष्म शाहनी की। आइए बच्चों, अब समझते हैं इस पाठ का मूल उद्देश्य क्या है, यानी कोर पर्पज ऑफ द स्टोरी। ठीक है बेटे। दो गोरैया कहानी कई महत्वपूर्ण संदेश देती है। कौन कौन से संदेश देती है? जो बच्चों और बड़े दोनों के लिए प्रेरणादायक है, यानी मोटिवेशनल है। प्रकृति और छोटे जीवों से प्रेम और देखभाल, कि हमें प्रकृति और छोटे जीवों से प्रेम करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। कहानी हमें सिखाती है कि हमें प्रकृति से और छोटे जीवों से, जैसे कि गौरैया से, प्रेम करना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। यह उनके जीवन के मूल्यों को दर्शाती है कि छोटे छोटे जीवों का भी जीवन भी कितना कीमती होता है, उन्हें कम नहीं समझना चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए। आगे दूसरा पर्पज, उद्देश्य, दया और करुणा की भावना। दया और करुणा की भावना, बच्चे का गौरैया के प्रति प्यार और बाद में पिताजी के हृदय परिवर्तन से यह कहानी हमें दूसरों के प्रति दयालु होने की भावना से भरती है, कि हमें दूसरों के प्रति दया भावना रखनी चाहिए। और यह दिखाती है कि कैसे दया और भावनाएं व्यक्ति के क्रोध को शांत कर सकती हैं। एक छोटी सी गौरैया ने लेखक के पिताजी के हृदय को परिवर्तित कर दिया। जैसे आगे देखो, तीसरा सामाजिक संदेश, छोटे जीवों का महत्व। यह कहानी एक सामाजिक संदेश भी देती है कि समाज में कई बार छोटी चीजों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, यानी चीजें छोटी हो या बड़ी हो, सभी का महत्व होता है। जो कि बताते हैं कि जो अगर हम नजरअंदाज करते हैं तो किसी छोटी चीज को, वह गलत है। कहानी हमें छोटी चीजों की भी कदर करना सिखाती है। आगे, जीवों के अस्तित्व का अधिकार, यानी जीवों को भी जीने का अधिकार है, उनका अस्तित्व है। कहानी यह भी दर्शाती है कि हमें सभी जीवों को पृथ्वी पर रहने का अधिकार है। जिस प्रकार मनुष्य अपने घर को अपना मानता है, उसी प्रकार जीवों के लिए भी उनका निवास स्थान महत्वपूर्ण होता है। जैसे मनुष्य के लिए उसका घर महत्वपूर्ण होता है, वैसे जीव जंतुओं के लिए भी उनका रहने वाला स्थान, जहाँ पर वे रहते हैं, वो भी महत्वपूर्ण होता है। पिताजी का अपनी जिद छोड़कर गौरव के बच्चों को स्वीकार करना इस बात का प्रतीक है। आगे देखो, हृदय परिवर्तन और समझदारी। पिताजी का लगातार गौरैया को भगाने का प्रयास करना और अंत में उनके बच्चों को देखकर पिघल जाना, यह दर्शाता है कि कभी कभी हमें अपनी जिद छोड़कर दूसरों की भावनाओं और अस्तित्व को भी समझना चाहिए, क्योंकि उनकी भी भावनाएं हैं, उनका भी अस्तित्व है इस समाज में, इस संसार में। यह क्रोध से शांति और स्वीकृति की ओर यात्रा है, यानी कि क्रोध से किस तरह से क्रोध एक शांति की तरफ जाता है। आप लेखक के बारे में समझेंगे, लेखक भीष्म साहनी जी के। भीष्म साहनी का साहित्य योगदान क्या है? भीष्म साहनी हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभा के लेखक थे। उन्होंने अपनी कहानियों में देश विभाजन और मानवीय मूल्यों की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। तो देश विभाजन में जो भी त्रासदी हुई थी, उन्होंने बड़ी मार्मिकता से उसका वर्णन किया है। ठीक है बेटे, आगे देखो। उनके प्रसिद्ध उपन्यास तमस पर उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था, और इस पर एक सीरियल के बाद में एक फिल्म भी बनाई गई थी। किस पर? तमस पर। इनके जो उपन्यास है सबसे प्रसिद्ध है, जो कि भारत विभाजन पर आधारित है, देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। उन्होंने बच्चों के लिए भी गुलेल का खेल जैसी एक कहानियां लिखी, जो आज भी बहुत पसंद की जाती है। किन्होंने लिखी? भीष्म साहनी जी ने। संक्षेप में समझो कि दो गोरैया एक दिल को छू लेने वाली कहानी है, जो प्यार, दया और जीवन के हर रूप में सम्मान का संदेश देती है। कि हमें यह कहानी याद दिलाती है कि हमारे आसपास के छोटे से छोटे जीव भी हमारे जीवन का एक अनमोल हिस्सा है। हमें उन्हें नजरअंदाज नहीं करने चाहिए। उनका भी इस समाज पे, इस धरती पर समान अधिकार है, समान अस्तित्व है, और हमें उनके प्रति संवेदनशीलता रखनी चाहिए, भावनाएं रखनी चाहिए, दयालुता का भाव रखना चाहिए। बच्चों, अगर आपको ये
वीडियो पसंद आई है तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।